अरे दोस्तों, क्या कभी सोचा है जब हम स्कूल के लंच ब्रेक में अपना फेवरेट सैंडविच या पराठा खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर आखिर कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है जैसे मैजिक हो गया। खाना अंदर गया और बस एनर्जी बन गई। बिल्कुल। पर असल में ना खाना डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनता। जो हमारी रोटी या सब्जी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, उन्हें एकदम सिंपल फॉर्म्स में तोड़ना पड़ता है। सही कहा। और इस कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के इस प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। हाँ, और जो बॉडी ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं उनकी पूरी टीम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम अपने बॉडी के सुपर सीक्रेट फैक्ट्री और एक ऐसी इनविजिबल दुनिया के बारे में समझेंगे जो हमारे आसपास ही है, एकदम सिंपल तरीके से। एक फ्रेंडली टीचर की तरह समझेंगे, हम्म। क्योंकि हमारी बॉडी वैसे देखा जाए तो किसी बहुत ही स्मार्ट और एक्सट्रीम फैक्ट्री की तरह काम करती है। ओह वाओ, फैक्ट्री। तो चलो इस फैक्ट्री के सबसे पहले गेट से शुरुआत करते हैं, जहां से सामान अंदर जाता है, हमारा मुंह यानी माउथ। एग्जैक्ट पॉइंट। देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि डाइजेशन स्टमक यानी पेट में शुरू होता है, पर सच्चाई ये है कि डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये रियली मुंह के अंदर ही? हाँ, जैसे ही हम खाने का पहला बाइट लेते हैं, हमारे मुंह में एक वाटरी सब्सटेंस आने लगता है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ओह, जिसे हम आम भाषा में थूक कहते हैं, है ना? बिल्कुल। सलाइवा सिर्फ खाने को सॉफ्ट नहीं बनाता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा केमिकल मैजिक करता है। ये खाने में जो स्टार्च होता है ना, उसको सिंपल शुगर्स में बदल देता है। अच्छा, इसीलिए जब हम चावल या रोटी थोड़ी देर चबाते हैं तो वो हल्की मीठी लगने लगती है। एकदम सही पकड़ा। और इसके साथ एक और हीरो है हमारे मुंह में, हमारी टंग यानी जीभ। हाँ, जीभ तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कोई बोन्स या हड्डियां नहीं होती। सही बात है। और इसमें छोटे छोटे बम्स होते हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। यही हमें बताते हैं कि चॉकलेट स्वीट है, नींबू सार है, करेला बिटर है और चिप्स सॉल्टी हैं। और खाने को टेस्ट करने के बाद जीभ उसको पुश करती है हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग टूथ आर्मी के पास, हमारे टीथ। हाँ, टीथ। दांतों का लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब एक छोटा बेबी पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं। करीब 6 महीने की एज में पहला दांत निकलता है। ओ हाँ, और 2.5 साल यानी 2.5 years तक बच्चों के मुंह में 20 दांत आ जाते हैं ना, जिन्हें हम मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ बोलते हैं। हाँ, और जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये मिल्क टीथ गिरने लगते हैं। इनकी जगह नई और स्ट्रॉन्ग टीम आती हैं जिन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। सही कहा। 12 साल तक आते आते लगभग 28 मतलब 28 टीथ आ जाते हैं, और थोड़े बड़े होने पर 4 और आते हैं जिन्हें विजडम टीथ या अकल दांत बोलते हैं। तो टोटल हो गए 32। एग्जैक्ट कैलकुलेशन। पर ये 32 दांत एक जैसे नहीं दिखते। इनको 4 अलग टाइप्स में बांटा गया है। सबसे आगे होते हैं इंसाइजर्स, जो 8 होते हैं। ये कटिंग टीथ होते हैं। ओ, मतलब जैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में सिजर्स होती है, एकदम वैसा ही काम। बिल्कुल वैसा ही। फिर उनके साइड में होते हैं कैनाइन्स। ये 4 शार्प टीथ होते हैं। ये टियरिंग के काम आते हैं, जैसे किसी टफ चीज या मीट को फाड़ना हो। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स का शार्प डिवाइडर या पॉइंटर होता है। सही एग्जाम्पल है। और यहाँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो कार्निवोर्स होते हैं ना, मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, जैसे शेर या बाघ, उनके कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके। बाप रे। और हमारे केनाइन्स के पीछे कौन से टीथ होते हैं? उनके पीछे आते हैं प्रीमोलर्स। ये 8 ब्रॉड टीथ होते हैं जो खाने को क्रश करते हैं। और सबसे पीछे होते हैं मोलर्स। ये 12 टीथ सबसे चौड़े होते हैं। तो मोलर्स का काम ग्राइंडिंग करना है ना, खाने को एकदम पीस देना। एग्जैक्ट, एकदम फाइन पेस्ट बना देते हैं। पर एक बात मैं सोच रही थी, अगर हमारे टीथ बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो फिर हमें कैविटी या दांत का दर्द क्यों होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका जवाब दांत के स्ट्रक्चर में छुपा है। अगर हम एक टूथ को देखें तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जो दिखता है वो है क्राउन, बीच में नेक, और मसूड़ों यानी गम्स के अंदर होती है रूट। अच्छा, मतलब आधा दांत तो छुपा हुआ होता है। हाँ, और इसके लेयर्स भी होते हैं। सबसे बाहर की सफेद लेयर होती है इनामल। पता है, ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रांग। वेट, पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट? फिर भी इसमें गड्ढा या होल कैसे हो जाता है? वही तो ट्विस्ट है।
इनामल के अंदर होता है डेंटिन, जो थोड़ा येलो और बोन जैसा होता है। और सबसे अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे पल्प कहते हैं। इस पल्प में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। ओह, जो नर्व्स हमारे गम्स और ब्रेन तक जाती हैं। सही पकड़ा। अब होता क्या है, जब हम कुछ खाते हैं तो खाने के छोटे टुकड़े दांतों के बीच फंस जाते हैं। हमारे मुंह में नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं, वो इन टुकड़ों पर अटैक करते हैं और एक स्टिकी येलो लेयर बना देते हैं। उफ, उस स्टिकी लेयर को ही प्लैक कहते हैं ना। हाँ, प्लैक। और ये बैक्टीरिया उस खाने की शुगर को खाकर एक एसिड बनाते हैं। ये एसिड धीरे धीरे उस बहुत स्ट्रॉन्ग इनामल को खा जाता है और एक होल बना देता है। इसे ही कैविटी कहते हैं। ओह नो। और जब ये होल बढ़ते बढ़ते उस अंदर वाले सॉफ्ट पल्प तक पहुंचता है जहां नर्व्स हैं, तभी हमें दर्द होता है। बिल्कुल सही, एकदम फायर अलार्म की तरह। इससे बैड ब्रेथ आती है, गम से ब्लड आ सकता है और पेट खराब यानी इंडाइजेशन भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ही हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अप डाउन डायरेक्शन में, है ना? और डेंटल फ्लॉस भी यूज करना चाहिए। हाँ, और खाना खाने के बाद पानी से मुंह जरूर धोना चाहिए, यानी रिंस करना चाहिए। दांतों को स्ट्रांग रखने के लिए कैल्शियम वाले फूड्स जैसे मिल्क, चीज और विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस और आंवला खाना चाहिए। और स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स से थोड़ा दूरी रहना चाहिए। सही बात है। ये कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग चीज एनामल को बहुत ही छोटे बैक्टीरिया हरा सकते हैं अगर हम शुगर ज्यादा खाएं और ब्रश ना करें। सही में। ओके, तो मुंह में खाना चबा लिया गया, पेस्ट बन गया, अब सफर आगे बढ़ता है। लेट्स फॉलो द फूड। मुंह से खाना कहाँ जाता है? मुंह से खाना एक लंबी पाइप के थ्रू नीचे जाता है, जिसे फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, ये बस एक रास्ता है। अच्छा, तो पाइप से होते हुए खाना सीधा हमारे बैग या थैले जैसे ऑर्गन में गिरता है, जिसे स्टमक कहते हैं। हाँ, स्टमक एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। यहाँ खाना लगभग 3 से 4 घंटे तक मिक्स या चर्न होता है। 3 से 4 घंटे? उसमें तो खाने का एकदम सूप बन जाता होगा। बिल्कुल। स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं जो स्पेसिफिकली प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टमक एक एसिड निकालता है जो खाने के साथ आए हुए जर्म्स को किल कर देता है। वाह, मतलब बॉडी के अंदर इनबिल्ट सैनिटाइजर। एकदम। अब यहाँ एक बहुत जरूरी ओलंपियाड बाइट आती है, ध्यान से सुनना। हमारे स्टमक को इस मिक्सिंग और डाइजेशन के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए होता है। तो क्या इसीलिए एल्डर्स बोलते हैं कि खाना खाते ही खेलने या भागने नहीं जाना चाहिए? एग्जैक्ट रीजन। अगर हम खाना खाते ही कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी या विग्रेसली खेलने लगते हैं तो बॉडी ऑक्सीजन को स्टमक से हटाकर हमारे लेग्स और आर्म्स की मसल्स में भेज देती है। तो उसकी वजह से स्टमक में डाइजेशन रुक जाता है और हमें पेट में तेज दर्द या क्रैम्प होने लगता है। सही बात है, इसलिए खाने के बाद थोड़ा रेस्ट जरूरी है। खैर, जब स्टमक अपना काम कर लेता है तो खाना एक बहुत ही लंबी घुमावदार या कॉइल ट्यूब में जाता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर ये तो शायद डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है ना, एक लंबी वाटर स्लाइड की तरह। हाँ, यहाँ पर लिवर और पैंक्रियाज नाम के ऑर्गन से आने वाले स्पेशल जूसेस आकर मिलते हैं और यहाँ डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस लंबी वाटर स्लाइड जैसी ट्यूब में ही हमारी बॉडी सारी एनर्जी सोख लेती है। बिल्कुल। जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की पतली वॉल से हमारे खून यानी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड उस एनर्जी को पूरी बॉडी में फैला देता है। पर सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता ना, जो वेस्ट बच जाता है उसका क्या? जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो आगे एक वाइडर यानी चौड़ी ट्यूब में जाता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ पर फर्दर कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ वाटर यानी पानी एब्जॉर्ब होता है, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। और फिर जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है, जिसे फीसेस कहते हैं, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सही। इस सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए ही हमें खाना खाने से पहले अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। हमेशा वेल कुक्ड खाना और टाइम पर खाना खाना चाहिए। और हाँ, फ्रूट्स और वेजीज खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें फाइबर या रफेज होता है, जो इस लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई में बहुत हेल्प करता है ना। एकदम परफेक्ट। अब मुझे एक बात याद आ रही है। स्टमक के एसिड ने कुछ जर्म्स को मारा था, पर ये जर्म्स आखिर है क्या? लेट्स लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये आते कहाँ से है? चलो उस इनविजिबल दुनिया में चलते हैं। इन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप नाम की मशीन से ही दिखते हैं, नॉर्मल आंखों से नहीं। और मुझे लगता है ये हर जगह होते हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में, है ना? हाँ, हमारी बॉडी के अंदर और बाहर भी।
पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते। जो हार्मफुल माइक्रोब्स हमें बीमार करते हैं, सिर्फ उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। ओके, तो जर्म्स बेसिकली बुरे वाले माइक्रोब्स होते हैं। इनके टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ, ब्रॉडली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल्ड होते हैं। इनके शेप्स कॉमा, रॉड, स्पाइरल या राउंड होते हैं। और इनसे क्या बीमारियां होती हैं? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां ये हार्मफुल बैक्टीरिया ही फैलाते हैं। दूसरे टाइप के माइक्रोब्स हैं वायरसेस। ओह, वायरसेस तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, राइट? बहुत ज्यादा छोटे। इनसे हमें चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी खांसी, पोलियो, डेंगू और मीजल्स जैसी बीमारियां होती हैं। बाप रे! और तीसरा टाइप? तीसरे हैं प्रोटोजोआ। ये भी सिंगल सेल्स होते हैं, पर ये ज्यादातर प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर या पानी में रहते हैं। इनसे मलेरिया और डिसेंट्री होती हैं। ओह, जैसे मलेरिया वाला प्रोटोजोआ मच्छर से आता है। और चौथा आखिरी टाइप कौन सा है? चौथे है फंगी। ये बाकी सबसे थोड़े अलग हैं। ये डेड और डीकेइंग यानी सड़ी हुई चीजों पर उगते हैं। इनसे स्किन की बीमारियां होती हैं, जैसे रिंगवर्म या दाद। जैसे अगर ब्रेड पुरानी हो जाए तो उस पर जो ग्रीन या ब्लैक कलर का लग जाता है, वो फंगी है। यक! बिल्कुल। पर और यहाँ पर एक बड़ा पिक्चर समझते हैं। सारे माइक्रोब्स हमारे दुश्मन नहीं है। अच्छा? कोई अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं। हाँ, जैसे जिस ब्रेड का आप सैंडविच बनाते हो ना, वो एक गुड फंगी की वजह से ही स्पॉन्जी बनता है, जिसे यीस्ट कहते हैं। दूध से दही यानी कर्ड बनने में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का हाथ होता है। वाओ! मतलब मेरा सैंडविच का ब्रेड माइक्रोब्स ने बनाया है? हाँ, और हमारे पेट और इंटेस्टाइन्स में भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो खाना डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ माइक्रोब से तो हम मेडिसिन्स और खेती के लिए बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग बात है। मतलब एक तरह से हम और माइक्रोब्स एक टीम की तरह भी काम करते हैं। सही बात। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में हमने हमारी बॉडी की फूड फैक्ट्री के सफर को देखा, दांतों की टूथ आर्मी और उनके 4 टाइप्स को समझा, डाइजेशन के हर स्टेप को जाना और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले माइक्रोब्स की दुनिया देखी। एकदम मजेदार सफर था। तो चलो बच्चों, एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। मेरा पहला सवाल, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सोचें सोचें। इसका जवाब है हमारे दांतों का बाहरी लेयर, इनेमल। सही जवाब। दूसरा सवाल, स्टमक के बाद खाना किस लंबी घुमावदार ट्यूब में जाता है जहां डाइजेशन कंप्लीटली खत्म होता है? और इसका जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन। परफेक्ट। और आखिरी सवाल, हमारे मुंह में कितने तरह के टीथ होते हैं जो खाने को कट और च्यू करने में हेल्प करते हैं? जवाब है 4 तरह के, इंसाइजेस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। बढ़िया। अब 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोस्तों, आपको घर पे सोचने के लिए। पहला, 4 मेन तरह के माइक्रोब्स यानी उन छोटे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स के नाम बताओ। हिंट दे देती हूँ, बी, वी, पी और एफ से उनके नाम आते हैं। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि कोई 2 ऐसी चीजें बताओ जिनके लिए अच्छे वाले माइक्रोब्स का यूज होता है। किचन में ही इसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप लोग इनके बारे में सोचिए। और इसके पहले कि हम बाय बोलें, एक आखिरी थॉट छोड़ता हूं। आज एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। अगर हमारा सलाइवा सच में स्टार्च को शुगर में बदलता है, तो क्या अगर हम एक सिंपल सादी रोटी को मुंह में देर तक बिना निकाले चबाते रहेंगे, तो क्या वो मीठी लगने लगेगी? ओह वाओ, ये तो सच में एक मैजिक ट्रिक जैसा है। अगली बार जब आप खाना खाएंगे, इस बारे में जरूर सोचना और ऑब्जर्व करना। सही कहा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, रात को सोने से पहले अपने 32 या जिनके अभी मिल्क टीथ हैं, उनके 20 दांतों को ब्रश करना मत भूलना। कीप ऑब्जर्विंग और मिलते हैं अगले डीप डाइव में।